हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज आज जो है 7 टेस्ट सीरीज आपके सामने लाया हूं। दोस्तों अभी तक जो है हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टडीज है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों क्योंकि ये टेस्ट है और ये लॉ ऑफ एविडेंस है और ये खासकर जो है बिहार पीसीजे और यूपी पीसीजे के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है एचजीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और जो है एपीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अदर स्टेट के लिए बहुत ही मुफीद है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि अभी तक जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब दोस्तों बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्प्ले पर है, आपके सामने है दोस्तों। ये पहला सवाल है। सवाल ये है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से उस प्रकार से सशक्त है कि वो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, यानी जो फैक्ट इन इशू न होते हुए भी किसी भी फैक्ट इन इशू के उस प्रकार से सशक्त है, कनेक्शन है कि वो एक ही संव्यवहार, एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, चाहे वे उस समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं। तो ये धारा 6 की बात करता है। तो ये क्या कहता है? ए क्या कह रहा है कि असंगत है, बी सुसंगत है, सी अंशतः सुसंगत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी है, ये सुसंगत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम सूचना क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है। क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। विचारण के दौरान, ट्रायल के दौरान जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। ए कहता है सूचना की संपुष्टि के लिए, बी कह रहा है सूचना के विरोधाभास के लिए, सी कह रहा है सूचना के संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए, डी कह रहा है ना ही सूचना के संपुष्टि के लिए ना ही विरोधाभास के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो है एफआईआर है वो 145 के तहत जो है क्या किया जा सकता है, 157 के तहत जो है इसे कोरबोरेशन यानी कोरबोरेशन भी किया जा सकता है और 145 के तहत जो है खंडन भी किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है सी, सूचना के लिए संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए है। विरोध भी कर सकते हैं और सूचना को जो है संपुष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ को अभिमत इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ए कला, विधि, अंगुल चिन्ह एवं हस्तलेख हस्ताक्षर, विज्ञान जिसमें सम्मिलित हैं चिकित्सीय विषय, कला, विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख, सी विज्ञान जिसमें सम्मिलित है चिकित्सीय विषय, कला, विधि, अंगुल चिन्ह, हस्तलेख एवं हस्ताक्षर, डी कह रहा है विज्ञान, कला, विदेशी, विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख हस्ताक्षर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों तीसरा का? तो तीसरा का सही उत्तर दोस्तों डी है, विज्ञान है, साइंस है, आर्ट है, फॉरेन है, लॉ है, फिंगर मार्क्स है और सिग्नेचर है और हस्तलेख है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित है या उनकी त्रुटि को पूर्ति कर दे। तो ये सेक्शन 93 में है। तो क्या है? साक्ष्य दिया जा सकेगा, बी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, सी दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकेगा, डी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इसमें अगर देखेंगे, जब किसी डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा देखते ही क्या डाउटफुल या गलत लगता है, तब उन तथ्यों का उनके अर्थ को जो है दर्शित या उनको त्रुटियों को पूर्ति कर दे। तो उसमें क्या है? साक्ष्य जो है क्या किया जा सकेगा? साक्ष्य जो है नहीं दिया जा सकेगा। क्या है? साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अनुश्रुत साक्ष्य यानी हेरसे एविडेंस का अपवाद निम्न किन धाराओं में वर्णित है? धारा 17 और 18, धारा 32 और 33
धारा 34 एवं 35, धारा 36 एवं 37। तो इसका सही एविडेंस जो है 5 का क्या होगा? तो 5 का जो है हेरसे एविडेंस का जो है एक्सेप्शनल जो है इसका उत्तर होगा बी, धारा 32 एवं 33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ये कहा गया है कि साक्ष्य तोला जाएगा न कि गणना की जाएगी? क्या है? इस एविडेंस को तोला जाएगा न कि गणना की जाएगी। तो सेक्शन 132 ए, बी सेक्शन 134, सी सेक्शन 130, डी सेक्शन 131। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी होगा, एक सेक्शन 134। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा द्वारा सुसंगत तत्वों को पता चलाने के लिए या उनके उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश को है? यानी जो है कोर्ट को जो है पावर्स जो है किस धारा में ये दिया गया है कि जो है रेलेवेंसी फैक्ट पता लगाने के लिए या प्रॉपर सबूत पर प्राप्त करने के लिए या किसी भी रूप में या किसी भी समय में या किसी भी जो है साक्षी को पार्टीज के किसी भी रिलेवेंस जो है फैक्ट के बारे में कोई भी प्रश्न जो है पूछने के जो पावर्स न्यायाधीश को दिया गया है। तो किस सेक्शन में दिया गया है? तो ए कहता है 166, बी कहता है 167, सी कहता है 164, डी कहता है 165। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर डी 165 है। ओके, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। प्रश्न ये है कि क्या किसी निश्चित दिन को ए ने मुंबई में अपराध घटित किया है? अब प्रश्न ये है कि निश्चित दिन में जो है ए ने जो है बम्बई में अपराध घटित किया गया है। कहाँ? ये बम्बई है। बम्बई में क्या क्या है उसने अपराध घटित किया है? ये फैक्ट है, ये तथ्य कि दिनांक में ए चेन्नई में था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? तो यहाँ मुंबई में क्या है? अब ये क्या सवाल है? प्रश्न ये है कि किसी निश्चित दिन में ए मुंबई में अपराध घटित किया है, यानी मुंबई में अपराध घटित किया है और ये फैक्ट है कि उस दिनांक को ए चेन्नई में था। ये फैक्ट है कि उस दिन जो है ये कहाँ था? चेन्नई में था। जिस दिन अपराध घटित हुआ उस दिन कहाँ था? चेन्नई में था। तो एविडेंस एक्ट के अधिनियम के तहत किस प्रावधान के तहत जो है ये सुसंगत है? तो ये प्ली लेवाई का जो रूल है ये लागू होता है। तो ये कहाँ है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 11। कौन सा उत्तर है? सेक्शन 11 सी उत्तर है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता है? यानी कौन से ऐसे मामले हैं कि जो है एक नमूने या लिखावट को जो है बाध्य करना भारतीय संविधान अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए क्या है? उससे विवश करना नहीं माना जाए कि आप गवाही देगा उससे विवश किया जा सकता है। इसमें जो है केस में ये कहता है जो लॉ है वो लॉ के जो है नेचर ऑफ एक्ट के और पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। उस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन जो है 20(3) के अकॉर्डिंग जो है अक्यूज या पार्टी जो है उसका जो है डिफेंस नहीं ले सकता है। इसलिए जो है आर्टिकल 20 और 3 का जो है वायलेशन नहीं होता है। ये किस केस में कहा गया है? ये केस है स्टेट ऑफ बम्बई विरुद्ध काठीकालू। बी कह रहा है यूसुफ अली विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सी स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध राम सेवक। डी रोहित शेखर विरुद्ध नारायण दत्त तिवारी। तो इसका सही उत्तर है ए है स्टेट ऑफ बम्बई विरुद्ध स्टेट ऑफ बम्बई बनाम काठीकालू का केस में ये कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत क्या है? 164 के अंतर्गत संस्कृति से भिन्न अभिलिखित कथन, यानी संस्कृति से भिन्न अभिलिखित कथन। तो क्या कहता है? ए साक्ष्य का सारभूत भाग है, बी सारभूत साक्ष्य नहीं है, सी सारभूत साक्ष्य है या नहीं है, परिस्थितियों पर तथ्यों पर निर्भर करेगा, इनमें से सभी। तो 10वां का सवाल क्या होगा? 10 का जो है सही उत्तर जो है अगर 164 का जो संस्कृति से भिन्न अभिलिखित कथन है, अगर संस्कृति जो है कन्फेशन से कोई भिन्न या अदर अभिलिखित स्टेटमेंट है तो ये क्या है? वो सारभूत यानी सब्टेंटिव एविडेंस नहीं है। तो उत्तर है इसका बी। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से
किसमें साक्षी को साक्ष्य दौरान स्मृति ताज़ा करने का प्रावधान है। स्मृति ताज़ा करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? सेक्शन 158, सेक्शन 159, सेक्शन 160, सेक्शन 162। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी रिफ्रेशिंग मेमोरी का सही उत्तर क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा बी होगा, सेक्शन 159 है। ओके, अब बात करते हैं बा को अभियोजन ए इसलिए करता है क्योंकि उसने ए की गाय चुराई है। यानी बा जो है अभियोजन इसलिए करता है कि ए ने गाय चुराई है और बा दोषित किया जाता है। यानी बा को जो है दोषित किया जाता है। तत्पश्चात ए उस गाय के लिए जिस बा को दोषित होने से पूर्व सा को बेच दिया था, सा पर वाद लाता है। ए तथा सा के मध्य चल रहे वाद में बा को दोषित करने के निर्णय में क्या महत्व होगी। यानी सेक्शन 43 की ये कहानी है। सेक्शन 43 में है ये प्रॉब्लम बेस लिखा हुआ है। यानी क्या कहता है, अब देखते हैं इसमें जो है ये कह रहा है कि ये जो है बा, यानी आप देख रहे हैं ये बी है, बी का अभियोजन ए, ठीक है, ए अभियोजन करता है क्योंकि कौन अभियोजन करता है? ए, ठीक है। बा का जो है अभियोजन ए इसलिए करता है क्योंकि उसने ए की गाय चुराई है। बी ने जो है ए की क्या है? गाय चुराई है। क्या चुराई है? गाय चुराई है। अब बी को दोषित किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? कन्विक्शन किया जाता है बी को, ठीक है। बी को दोषित किया जाता है। तत्पश्चात ए उस गाय के लिए जिससे बा को से दोषित होने से पूर्व सा को बेच दिया। यानी ए उस गाय के लिए जो है जैसे बी को जो है दोषित होने से पहले, यानी सी को क्या है, बी ने जो है ए जो है यानी जो है सी को बेच दिया। क्या है? सी को बेच दिया। ए इन दोषित से पूर्व क्या है? सी को बेच दिया और पर वाद लाता है, यानी बेच दिया। सी पर वाद लाता है। ए तथा सी के मध्य चल रहे विवाद और ए और सी के मध्य क्या है? चल रहे विवाद में बी को दोषित के लिए निर्णय में क्या महत्व रहेगी। ए सी की विवाद चल रहा और बी को दोषित है, उसके जजमेंट में क्या इम्पोर्टेंसी होगी। तो हम देखते हैं ए रिलेवेंट है, सुसंगत है, बी विसंगत है, सी निश्चय सबूत है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जो है बी है। क्या होगा? इरिलेवेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? विसंगत होगा। ये जो कार्रवाई होगा, जो दूषित होगा, वो क्या होगा? वो विसंगत है। ओके, अब मैं नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सुसंगत तथ्य के कथन जो एक ही सुसंगत तथ्य के कथन जो है रिलेवेंसी फैक्ट के जो स्टेटमेंट है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो मर गया है या मिल नहीं सकता है तो सुसंगत है। ये धारा 32 का है जो है क्वेश्चन है। धारा 32 डाइट डिक्लेरेशन की बात करता है। ए केवल व्यवहार कार्रवाइयों में, बी केवल आपराधिक कार्रवाइयों में, सी न तो व्यवहार और न ही आपराधिक कार्रवाइयों में, डी क्या कहता है? डी क्या कह रहा है? व्यवहार एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में। तो ये क्वेश्चन जो है 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर है डी होगा, यानी व्यवहार एवं आपराधिक कार्रवाइयों में किया जा सकता, दोनों कार्रवाइयों में लागू होगा। धारा 32 जो है डाइट डिक्लेरेशन की बात करता है, वो दोनों कार्रवाइयों में। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृतकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है? यानी कौन सा स्टेटमेंट है किसी पर्सन की मृत्यु के बाद मृतकालिक कथन यानी जो है डाइट डिक्लेरेशन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है? अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ए क्या कह रहा है? उस व्यक्ति मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट में। बी सेक्शन 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति मृतक के लेखबद्ध कथन। सी उस व्यक्ति मृतक के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन। डी इनमें से सभी। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ओके, आपको जो है ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंसी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेक्शन 32 का जो है क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 32 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा? जो 14 यानी 14 का जो सवाल है, 14 का सवाल उस व्यक्ति द्वारा मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है क्या है? पर्याप्त है। यानी उस व्यक्ति द्वारा जो है अगर डाइट डिक्लेरेशन कर रहा है
और मृत्यु समय कोई भी व्यक्ति हो या जो प्रथम सूचना के समय अगर वो बयान दे देता हो या धारा 161 के तहत जो है पुलिस जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही हो या उस व्यक्ति द्वारा किसी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो, तो क्या है डाइट डिक्लेरेशन में जो है ये सारी स्टेटमेंट हो जाने के बाद में वो मर जाता है, तो ये जो मरने के बाद में वो डाइट डिक्लेरेशन में जो है क्या होता है, कवर हो जाता है। और उसके बाद में अगर वो बच जाता है तो 157 में जो है क्या करता है, संपुष्ट करता है, कोरबरेशन करता है। ओके, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस की किस धारा के तहत स्मृति ताज़ा करने के संबंध में प्रावधान है, तो वो सेक्शन सी है 159। क्या है, सेक्शन सी है 159 है, अभी नेक्स्ट पढ़ाया था। विचारण के दौरान डकैती का अपराध साबित करने के लिए कम से कम कितनी संख्या में गवाहों की आवश्यकता होती है। अब विचारण के दौरान डकैती का अपराध को साबित करने के लिए कितनी संख्या में गवाहों की आवश्यकता होती है। ए 5 से 5, 8/8। सी जज निर्देश देने कितने गवाहों का परीक्षण होना है। डी गवाहों की निश्चित संख्या किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो निश्चित संख्या आवश्यक नहीं है, एक भी गवाह पर्याप्त है। अगर एक गवाह दे देता है तो जो डकैती किया गया है या कोई भी ऑफेंस होगा वो एक ही सबूत के बुनियाद पर उसे दंडित किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या है, डी है। डी है, गवाहों का कोई निश्चित संख्या किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, अब ये कहता है बी को ए चोरी के लिए अभियोजित करता है, यानी बी जो है ए के लिए जो है चोरी को जो है अभियोजित करता है। बी जो है ए को क्या करता है, चोरी के लिए अभियोजित करता है और उसे न्यायालय क्या है, और उसे न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की है। तो ये सेक्शन 103 है, तो स्पेसिफिक उसके बताना होगा कि कौन साबित करेगा। अब ये कह रहा है कि ए की वो स्वीकृति साबित करनी होगी जो ए जो है एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है, उसे साबित प्रूफ करना पड़ेगा। अब डी को क्या है, जो उसने एक्सेप्ट किया है उसे साबित करना होगा। ए और सी को जो है स्वीकृति साबित करनी होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 17 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो 17 का सही ऑप्शन जो है ए होगा, जो कह रहा है वही साबित करे। ओके, ए ने इस स्वीकृति साबित करनी होगी। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक साक्षी की प्रतिपरीक्षण उसके पूर्ववर्ती कथनों जो लिखित में है के संबंध में किया जा सकता है। यानी धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक साक्षी की प्रतिपरीक्षण उसके पूर्ववर्ती कथनों जो लिखित में उसके संबंध में किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, उसे प्रमाणित करने के लिए तथा उसको साक्षी को दिखाकर, बी प्रमाणित किए बिना तथा केवल इसे साक्षी को दिखाकर, सी प्रमाणित करके तथा साक्षी को पढ़कर बताकर, डी उसे प्रमाणित किए बिना तथा साक्षी को दिखाए बिना। तो इसका उत्तर क्या होगा, 18 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 18 का जो उत्तर होगा डी होगा, उसे प्रमाणित किए बिना तथा साक्षी को दिखाए बिना। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्वीकारोक्त स्वीकृति तथ्य का निश्चायक साक्ष्य नहीं है लेकिन प्रभाव रखेगा। क्या रे जुडिकेटा, स्टॉपिल्स, रेजेस्टा, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं कि स्वीकारोक्त स्वीकृति तथ्य निश्चायक साक्ष्य नहीं है लेकिन ये प्रभाव रखेगी। क्या होगा इसका उत्तर, 19 का सही उत्तर है डी। क्या है, इनमें से सभी, यानी रेजुडिकेटा, प्रान्याय, स्टॉपिल और रेजेस्टा तीनों अप्लाई होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किन मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत किया गया कथन सुसंगत होगा। जो व्यक्ति मर चुके हैं, जो व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं, ऐसे में जिनकी हाजिरी इतने विलम्ब या वे में बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, इनमें से सभी। अब जो व्यक्ति मर चुके हैं, जो व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं, ऐसे में जिनकी हाजिरी इतनी विलम्ब या वे के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ए है, जो व्यक्ति मर चुके हैं। क्या है, जो व्यक्ति मर चुके हैं, तो 32 में ये कवर होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 को भारतीय साक्ष्य संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किस प्रकरण में वैध घोषित किया है। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत
किस प्रकरण में वैध घोषित किया गया है? अशोक कुमार महेश्वरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नथु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, डी मोहम्मद इनातुल्ला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? 21 का सही उत्तर सी होगा दोस्तों। जो है इसका जो है सी होगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय के केस में जो है 27 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है प्रकरण को जो क्या है वैध यानी लीगल डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, एक पूर्ववर्ती कार्यवाही में साक्षी का साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 में केवल तभी ग्रह होगा जब विरोधी पक्षकार को प्रथम कार्यवाही में साक्षी को परीक्षा करने का अधिकार एवं अवसर था। यह कथन है, यानी एक पूर्ववर्ती कार्यवाही में, एक प्रीवियस प्रोसीडिंग में जो है साक्षी का साक्ष्य जो है अधिनियम की धारा 33 में केवल तभी ग्रह होगा जब विरोधी पक्षकार का प्रथम कार्यवाही में साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार एवं अवसर था। ये कथन क्या है? ए सत्य है, बी असत्य है, सी अंशतः सही है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर ए है, क्या है? सत्य है। ओके, 22 का क्वेश्चन क्या है? ए है, सत्य। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान दिया गया है कि एक पक्षकार स्वयं साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? यानी एक जो है इस अधिनियम में जो है ये प्रावधान दिया गया, एक पक्षकार स्वयं साक्षी को से प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या है? ए धारा 156, बी धारा 154, सी धारा 158, डी धारा 39। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर जो है बी है, धारा 154। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा सम्मिलित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कौन सी धारा सम्मिलित किए गए थे? धारा 111 ए, धारा 113 ए, धारा 113 बी, धारा 114 ए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर जो है सी होगा दोस्तों। 24 का सही उत्तर जो है सी है, धारा 113 बी। ओके, अब नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के संबंध में दी जा सकेगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में के तहत साक्ष्य के संबंध में दी जा सकेगी 5 केवल विवादक, ए बी केवल सुसंगत तथ्य, सी सुसंगत और विवादक तथ्य दोनों, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है सी है, सुसंगत और विवादक तथ्य दोनों दिए जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विवादास्पद हस्तलेख प्रमाणित कराया जा सकता है? विवादास्पद हस्तलेख प्रमाणित कराया जा सकता है, ए हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर, बी विवादास्पद दस्तावेज को लेखक के हस्तलेख से परिचित व्यक्ति को साक्षी में पेश कर, डी दो स्वीकृति विवादास्पद दस्तावेज की तुलना से, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 26 का 26 का सही उत्तर जो है क्या होगा? 26 का सही उत्तर जो है डी है, 26 का सही उत्तर इनमें से सभी, यानी जो है हस्तलेख जो है हैंड राइटिंग को जो है स्पष्ट को बुलाकर, जहाँ विवादास्पद डॉक्यूमेंट है, लेखक के जो हस्तलेख ही परिचित व्यक्ति को साक्ष्य में पेश कर सकता है, दो स्वीकृति विवादास्पद दस्तावेज की तुलना से, इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 27 से, एक अभियुक्त की स्वीकारोक्त सा अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य गिरे है, यानी जो एक एक्यूज जो है एक अभियुक्त को स्वीकारोक्त सा अभियुक्त के विरुद्ध गिरे होती है यदि उनका समान अपराध के लिए संयुक्त विचार किया जाता है, बी यदि उनका भिन्न अपराध के लिए संयुक्त विचार किया जाता है, सी उनका भिन्न अपराध के लिए संयुक्त विचार नहीं किया जाता है, डी यदि उनका समान अपराध के लिए विचार किया जाता है परंतु संयुक्त रूप से नहीं। तो इसका उत्तर जो है 27 का सही क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर जो है ए है, यानी यदि जो है उनका समान अपराध के लिए संयुक्त विचार किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तत्व सुसंगत हैं, किस सेक्शन में है? ए जो है धारा 5 में, साक्ष्य अधिनियम धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 जो है ट्रांजैक्शन की बात करता है, तो सही उत्तर जो है बी है, धारा 6 में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत वसीयत के लिए 30 वर्ष की समयावधि कब प्रारंभ होगी? वसीयत की तिथि से। ए, बी वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से, सी वसीयत के पंजीकरण तिथि से यदि वो पंजीकृत हो, डी जब वसीयत के लिए स्टाम्प क्लियर किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 के जो में है सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 ए है वसीयत की तिथि से। ओके, क्या है? वसीयत की तिथि से, ए होगा सही। ओके, नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के पूर्व न्याय सिद्धांत प्रावधानित करता है? यानी पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, प्रावधानित करता है। 140, 40, 64, 164, 160, यानी ए 140, बी 40, सी 164, डी 160। इसका सही उत्तर 30 का क्या होगा? 30 का सही उत्तर जो है बी होगा दोस्तों, 40। क्या होगा? बी। इसका क्वेश्चन जो है 40 होगा। दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त चाहता हूँ, कल फिर मैं 30 की MCQ लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।